बहुत स्वागत। मैं आपकी भाषण सुन रहा था। संविधान की बात हो रही थी। और जब हम इस किताब को लिखते हैं तो राहुल गांधी जिंदाबाद। जैसे भी अचानक संविधान इस हॉल के कोने कोने तक पहुंच गया, वैसा ही हम हिंदुस्तान में करना चाहते हैं। मगर हमारे लिए ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इस किताब में हजारों साल की सोच, हिंदुस्तान की सोच। आपने शुरुआत में कहा कि बुद्ध भगवान की धरती पे आप स्वागत कर रहे हो। बुद्ध भगवान की आवाज इस संविधान में। और हर स्टेट में जो बड़े से बड़े महापुरुष हैं, चाहे नारायण गुरु जी हो, बसवना जी हो, फूले जी हो, गांधी जी हो, अम्बेडकर जी हो, इन सब की आवाज इस संविधान में। मगर सिर्फ उनकी आवाज इस संविधान में नहीं, इस संविधान में एक और चीज है। इस संविधान में जो हजारों साल से इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, उनके खिलाफ जो अन्याय किया गया, जो लाखों करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों लोगों का जो दर्द है, दुख है, वो भी इस संविधान के अंदर आज तक। और इस संविधान में उस दर्द को पूरी तरह नहीं मगर थोड़ा सा कम किया है। आज मैं यहां आ रहा था, गंगा जी की ओर मैंने देखा, गाड़ी में बातचीत हो रही थी और मैं सोच रहा था कि ये लगती जो एक नदी है, मैं इसको देख रहा हूं, एक नदी दिख रही है, मगर इसका पानी, इस नदी का पानी सब जगह है। अगर आपने आज सुबह पानी लिया तो आपके अंदर, आपके खून में। अगर आपने आज सुबह रोटी खाई तो उस रोटी में था। वैसे ही ये इस संविधान का विषय हम चाहते थे कि जैसे गंगा का पानी सब जगह जाता है, वैसे ही विजन था कि इस संविधान की जो सोच है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर, हर संस्था के अंदर
जैसे गंगा का पानी जाता है वैसे जाए। और कुछ दिन पहले मोहन भगवत कहते हैं कि गंगा गंगोत्री में नहीं शुरू हुई। हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बाद में मिली। तो अगर मोहन भगवत कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं, पूरे स्टेट में कह रहे हैं कि इस किताब में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। ये आजादी का नतीजा नहीं था कि उस समय मोहन भगवत के मुताबिक आजादी तो मिली नहीं। और इसकी सोच को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को, बुद्ध भगवान की सोच को, फुले की सोच को वो मिटाने लगे। हिंदुस्तान की हर संस्था से, हर इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल सिस्टम से, इकोनॉमिक सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, सोशल स्ट्रक्चर से मिटाया। आप मुझे बताओ इस किताब में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 आदमियों के हाथ में जाना चाहिए? कहां लिखा है? तो मोदी जी आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, पहले कहते थे 400 सीट आएगी तो इसको हम बदल देंगे, और फिर जब आप लोगों ने हमने मिलकर मोदी जी को संविधान की सच्चाई समझाई, तो फिर पहले दिन इलेक्शन के बाद आए तो फिर ऐसे आए थे। मगर चाहते थे कि मैं उसको उठा के फेंक दूं, मगर हिंदुस्तान की जनता ने कहा भैया अगर आपने सिर पे नहीं रखा तो हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने इसको यहाँ रखा, मौका लेकर आकर चले गए और फिर अपना काम फिर से शुरू कर दिया। मैं आपको 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। सबसे पहला आपने रिप्रेजेंटेशन की बात, आपने कहा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आज के हिंदुस्तान में एमएलए के पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है। पटना मैं मिलता हूं लोकसभा में बीजेपी के पिछड़े वर्ग के एमपी से, दलित एमपी से, आदिवासी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। वो मुझे कहते हैं भैया हमें पिछड़े में बंद करके यहाँ खड़ा रखा है। पावर कहीं और है, रिप्रेजेंटेशन नहीं हो। इसका ये मतलब नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए और मिलनी चाहिए, मगर मेरा कहना है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं होने वाला। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकाली, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, लिस्ट निकाली, 500 कंपनी की लिस्ट निकाली। इनको हिंदुस्तान की सरकार देश का पूरा धन पकड़ा रहा है।
एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स, सेलफोन, सारा का सारा धन इन 500 लोगों को पकड़ाया जा रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 500 लोगों में से, इन 500 कंपनी के मालिक में से आप मुझे एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति का नाम बताओ, एक दलित, एक आदिवासी का नाम आप मुझे बताओ। आपको एक नाम नहीं मिलेगा। इन कंपनियों की मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालो, उसमें दिखा दो मुझे एक दलित नाम दिखा दो, एक आदिवासी नाम दिखा दो, एक पिछड़े वर्ग का नाम दिखा दो, एक माइनॉरिटी का नाम दिखा दो। मीडिया में देखिए, एंकर की लिस्ट निकालिए, मालिकों की लिस्ट निकालिए, 20-25 कंपनियां, मीडिया की कंपनियां पूरा नैरेटिव बनाती हैं, हिंदुस्तान का नैरेटिव बनाती हैं। उसमें किसान की भी बात नहीं होगी, पिछड़ों की भी बात नहीं होगी, दलित की बात नहीं होगी, मजदूर की बात नहीं होगी। कुछ साल पहले मैं सोच रहा था, ये किसान की बात क्यों नहीं करते, सच्चे मुद्दे क्यों नहीं उठाते, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते। मैंने लिस्ट निकाला, देखता में है मालिक में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर का बहुत बुरा हालत है, ईबीसी का, बैकवर्ड क्लासेस का सर है ही नहीं उसमें। यस आपको तो है ही यस नहीं सर, उसमें। यस सर, पेपर लीक का सर, प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर पे फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का। आप मुझे बताओ, कौन सी प्राइवेट कंपनी में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात। ग्रेट, यस, राहुल गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कल कुछ दिन पहले रात को एक किया मेट्रो स्टेशन में लोग 6-7 लोग लेटे हुए हैं, किसी को कैंसर हुआ है, दिल की बीमारी है, बैल नहीं काम कर रहा, सांस नहीं ले पा रहे, टॉयलेट नहीं वहां पे, खाने को नहीं, प्राइवेट अस्पताल में जा नहीं सकते। पूरा का पूरा सिस्टम, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, बिजनेस का सिस्टम हो, आपके लोग नहीं नहीं उसमें। आपने लड़ाई लड़ी, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, और राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन आपने पा लिया। मगर अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आपको सत्ता कहीं नहीं मिली। सबसे बड़ी बात है सर, क्योंकि हुआ क्या, जब इन लोगों को पता लगा कि पिछड़ा वर्ग, दलित ये रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, तो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन आपको दे दी, मगर पावर कहीं और ले गए। सही बात है, ग्रेट, यही सच्चाई है सर। सच्चाई बात। पावर बढ़ गई, पावर अदानी अंबानी, पावर आरएसएस, हर संस्था में अपने लोगों को डाल देते हैं। मैंने लिस्ट बनाई, आरएसएस के 2 अपॉइंटीज हैं, हजारों अपॉइंटीज होते हैं सरकार में, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, गवर्नर, हजारों होते हैं। मैंने लिस्ट निकाली, ये आरएसएस सत्ता के सिस्टम में किसको डाल रहा है, उसमें आपको एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी एक भी नहीं मिलेगा सर। बजट, हिंदुस्तान का बजट 90 लोग बांटते हैं,
एमपी एमएलए बजट नहीं माना, जो धन है वो 90 अफसर बांटते हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट इंडिया। मैंने लिस्ट निकाली, ये है कौन? आपकी आबादी पिछड़े वर्ग की आबादी 50% है, कम से कम। कोई जानता नहीं है। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि गारंटी लेके मैं कह रहा हूं भैया 50%, ये कह सकते कि हाँ 50%, कम से कम 50 से 50 भी हो सकते, 60 भी हो सकती, 50 से कम नहीं। दलितों की 15%, आदिवासियों की 8%। समस्याओं का कोई समाधान है? इसीलिए तो यहाँ है। तो तकरीबन 90% दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग माइनॉरिटी। और अगर आप अफसरों की लिस्ट देखें तो 90 में से 3 ओबीसी वर्ग है। आपकी आबादी 50%, 90 में से 3 आपके। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, 100 रुपए बांटती है, तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। आबादी 50%, बजट में भागीदारी 5%, दलित 15%, उनके भी 3 अफसर 100 रुपए बटने 1 रुपया उनका अफसर निर्णय लेता है, 1 रुपये। आदिवासी 8%, 8% आबादी 100 रुपए में से 10 पैसे भागे। तो आप सब मिला लो, सब मिलाकर 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते। माइनॉरिटी भी उसमें ही है, वो भी उसी में है। तो आपकी भागीदारी 6%, 7%, 8%, आपकी आबादी 90%। प्राइवेट सेक्टर में पूरा का पूरा धन 200 लोगों को जा रहा है, उसमें आपका एक आदमी नहीं। एम्स के सामने आपके लोग मर रहे हैं, मगर प्राइवेट अस्पतालों के मालिक की लिस्ट निकालिए, आपका एक आदमी नहीं उसमें। आपके बच्चे लाखों रुपए देते हैं प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए, उनकी मालिक की लिस्ट निकालिए, आपका एक आदमी नहीं उसमें। जीएसटी कौन देता है? आप देते हो। बजट में पैसा कहां से आता है? आसमान से थोड़ी टपकता है। बजट में पैसा जीएसटी का पैसा आता है, जीएसटी का पैसा आप देते हो। जितना पैसा अदानी, अगर अदानी शर्ट खरीदेगा, यही शर्ट आप पहन रखी है, अगर वो यही शर्ट खरीदेगा, जितना टैक्स आप लोग उतना टैक्स लगेगा। तो वो कह रहा है आप मेहनत कर रहे हो, आप जीएसटी दे रहे हो, आपके जेब से पैसा निकल रहा है, महंगाई बढ़ती है, आपका पैसा कहां जाता है? प्राइवेट अस्पताल में जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जाता है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटीज, आपके जेब से पैसा ट्रांसफर हो रहा है और आप देखते रहे। ये प्रॉब्लम है। और पहला कदम हमारे लिए क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पहला कदम हमें ये पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है।
सच्ची सिचुएशन क्या है जाति जनगणना और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है उनको बेवकूफ बनाने वाले ये थे। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है डॉक्टर के पास जाता है, कहते हैं डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है, डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हाँ हाथ टूटा। तो जाति जनगणना एक्सरे हमारा जैसी चीज है, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा हमारी आबादी इतनी है, भागीदारी इतनी है। मगर उसके बाद जाति जनगणना के बेसिस पे पॉलिसी बननी चाहिए। तो हमारा विजन क्या है कि हिंदुस्तान का पूरा जो सिस्टम है जो कोलैप्स कर रहा है, क्यों कोलैप्स कर रहा है? क्योंकि अन्याय है, गरीब लोगों के पास रोजगार नहीं, किसान को सही आमदनी नहीं मिलती, मजदूर को सही कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा धन वो 10-15 लोगों में हाथ जा रहा है। तो एक बार जाति जनगणना होगा, हमें पता लग जाएगा कि किसी की कितनी आबादी है और हिंदुस्तान के सिस्टम में उसकी कितनी भागीदारी है, प्राइवेट अस्पतालों में कितनी भागीदारी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कितनी भागीदारी है, मीडिया में कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में कितनी भागीदारी है, ब्यूरोक्रेसी में कितनी भागीदारी है। और उसके बाद हम सही प्रकार से विकास की बात कर पाएंगे। बिना जाति जनगणना विकास की सही तरीके से बात नहीं की जा सकती है। तो इसलिए मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा, साफ कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी के सामने मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास हमने ये लिखा है कि जो दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की दीवार, उस दीवार को हम लोकसभा और राज्यसभा में तोड़ के परे कर देंगे। रिजर्वेशन 50% से ज्यादा होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए और हर जात को इस देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, ये संविधान कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं, समान हैं और सबकी प्रगति होनी चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और इसकी सोच को हम पूरे देश में फैला रहे हैं। और लड़ाई, मैंने पार्लियामेंट में भाषण में साफ बोली, लड़ाई संविधान और मनुवाद के बीच में है। एक तरफ समानता, एकता, दूसरी तरफ नफरत और हिंसा। और मैं ये आपसे कहने आया हूं, जो आपने कहा कि राजनीतिक नुकसान होगा तो भी मैं ये काम करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना नुकसान हो तो सब हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काम मैं कर लेता हूं। आप सभी आए, इसके लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मैसेज है